नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आप सभी आयकर गणना पत्रक भरना बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे, लेकिन सही और संपूर्ण आयकर गणना पत्रक किस प्रकार से भरा जाता है यह हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ऐसा कहने के पीछे एक कारण है। आपको एक छोटा सा मैं वाकया बताना चाहता हूं कि मेरे स्टाफ में एक शिक्षक साथी है। उन शिक्षक साथी ने अपना आयकर गणना पत्रक भरा, हमने हमारा आयकर गणना पत्रक भरा। आयकर गणना पत्रक भरने के काफी समय बाद, लगभग मान के चलिए कि 31 मार्च के बाद में हमारी चर्चा हुई कि सर आपका टैक्स कितना बना है। उन्होंने बताया कि मेरा इतना टैक्स सैलरी से कट चुका है। तब हमने उनसे पूछा कि सर इतना टैक्स कैसे बन गया है, तो उन्होंने बताया कि सर 80C के तहत मैंने 1,50,000 तक का डिडक्शन ले लिया और इससे अधिक हम डिडक्शन नहीं ले सकते। तब मैंने कहा कि सर हमें कुछ जानकारियां अधूरी रहती है, हम इसके बाद भी डिडक्शन और ले सकते हैं और आप तो कम से कम इस डिडक्शन के लिए एलिजिबल थे, आप योग्य हैं, आप पात्र हैं एक डिडक्शन लेने के लिए। और उस डिडक्शन में आपको सीधे सीधे 75,000 रुपए की राशि का बेनिफिट हो जाएगा, वह डिडक्शन में लग जाएगी कटौती के लिए। तब उन्होंने वापस से अपने रिटर्न दाखिल करते समय, फाइल करते समय उसको 75,000 की रकम को वहां पर, उस अमाउंट को वहां पर डिडक्शन के लिए दिखाया और वह मान्य हुआ। और उस डिडक्शन को मान्य होने के बाद में उन्हें 29,000 रुपए लगभग की राशि वापस अपने अकाउंट में प्राप्त हुई। तो यह हुई सही जानकारी होने के बाद की प्रोसेस। तो हम यहां पर वही चर्चा आपसे करने वाले हैं, वही बात मैं आपको बताने वाला हूं कि हम हमारा आयकर गणना पत्रक भर तो देते हैं, लेकिन सारी डिडक्शन, कौन कौन सी डिडक्शन में आप एलिजिबल है। और इस वर्ष 2023-24 के लिए दो प्रकार की व्यवस्थाएं आपके पास हो गई है, एक न्यू व्यवस्था और एक पुरानी व्यवस्था। नई व्यवस्था भी बहुत ही बढ़िया है, इसमें लगभग 8-8.5 लाख तक की इनकम पर आपको टैक्स जीरो होगा। लेकिन आपको इसे समझना होगा कि किस प्रकार से होगा। यदि आपका, नंबर 2 बात की, यदि आपका कोई टैक्स मान लीजिए 22,000 बन रहा है, तो 22,000 टैक्स को 2,000 में वहीं के वहीं कन्वर्ट करने का भी एक तरीका नया उसके अंदर आ चुका, उसे भी समझना होगा। तो ये जो 23-24 है, ये टैक्स व्यवस्था में बहुत ही भारी बदलाव लेके आया है। दिलीप पाटीदार आज आपको बताऊंगा कि सही और संपूर्ण आयकर गणना पत्रक किस प्रकार से भरा जाएगा, जो कि आपके हित में होगा। आयकर गणना पत्रक भरने के लिए सबसे पहले कर्मचारी या आयकरदाता को अपनी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना होती है, जैसे कि कर्मचारी का नेम, जो भी आपका नेम है वह नेम आपको फिल करना है, आपके फादर का नेम, आपका पदनाम, आपकी संस्था या ऑफिस का नेम, आपका आधार नंबर, जिस बैंक में आपका सैलरी अकाउंट है उस बैंक का नेम यहाँ पर फिल कर दीजिए, बैंक का खाता क्रमांक यहाँ पर फिल कर दीजिए, IFS कोड फिल कर दीजिए और आपका विशेष रूप से IMP, आपको पैन कोड पता, पैन नंबर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पैन नंबर की आवश्यकता होगी, डेट ऑफ बर्थ की, मोबाइल नंबर और वित्त वर्ष, आप जो भी जिस वित्त वर्ष में इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं आयकर गणना पत्रक को, उस वर्ष को यहाँ पर आपको फिल करना होता है। इसके बाद सबसे पहले कर्मचारी को अपनी टोटल इनकम दिखाना होती है। यदि आप पुरानी व्यवस्था लेके चल रहे हैं या नई व्यवस्था से फॉर्म भर रहे हैं, दोनों ही व्यवस्थाओं में आपको टोटल इनकम तो दिखाना होगी। तो टोटल इनकम, यदि आप एक सैलराइड कर्मचारी है तो आपकी सभी भत्तों सहित शीर्ष वेतन से आय को आप यहाँ पर फिल कर लीजिए। गृह संपत्ति से यदि आपके पास इनकम है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। कारोबार या वृत्ति से आय है तो यहाँ पर फिल कर लीजिए। पूंजी अभिलाभ किसी प्रकार का है तो आप यहाँ पर फिल कर लीजिए। अन्य सोर्सेज से यदि आपके पास कोई इनकम है तो आप यहाँ पर फिल कर लीजिए। और इन सबको फिल करने के बाद आप अपनी टोटल इनकम को यहाँ पर टोटल कर लीजिए। तो कुल आय सभी सोर्सेज से, तो हम बात कर रहे हैं हमारे क्रमांक 1 की। क्रमांक 1 में आप निकाल कर ले आए हैं आपकी टोटल इनकम सारे सोर्सेस को मिलाकर। आप यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिडक्शन। तो यहाँ पर मद है और मद अनुसार राशि है। पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था, दो प्रकार के आपको यहाँ पर कॉलम देखने को मिल रहे हैं, पुरानी का और नई का। जो वाइट कलर के यहाँ पर दिख रहे हैं, वाइट कलर, जो वाइट कलर से है मतलब यहाँ पर कुछ फिल आप कर सकते हैं और बाकी के जो कलर हैं इसके अंदर आप फिल नहीं कर सकते हैं। तो जैसे धारा 10A के अधीन
एवं धारा 16 के अधीन कटौतियाँ। तो यहाँ पर धारा 10 और धारा 16 के अधीन कटौतियाँ, धारा 10 के अधीन गृह किराया भत्ता आता है। यदि आप इसके लिए एलिजिबल है, पात्र हैं, तो आप पुरानी व्यवस्था में इस प्रकार का डिडक्शन ले सकते हैं। नई व्यवस्था में यह डिडक्शन आपको प्राप्त नहीं होगा। इसके बाद प्रोफेशनल टैक्स, व्यावसायिक कर, IMP है यह बिल्कुल डिडक्शन। और अब तक जितनी भी व्यवस्थाएं थी उन सब रिजीम के अंदर प्रोफेशनल टैक्स आपका डिडक्शन में जाता था। तो अभी भी आपके पास पुरानी व्यवस्था का विकल्प है, यदि वह आप लेते हैं तो आप व्यावसायिक कर, प्रोफेशनल टैक्स को डिडक्शन में ले सकते हैं। और नई व्यवस्था में यह बिल्कुल अलाउ नहीं है। धारा 16 सेकंड के अधीन मनोरंजन भत्ता, इसके लिए यदि आप पात्र हैं तो मैक्सिमम 5,000 रुपये का भत्ता आप यहाँ डिडक्शन में लिख सकते हैं। और नई व्यवस्था में यह भी अलाउ नहीं है। धारा 14 के अधीन अन्य भत्ते जो कि कर मुक्त हो, यदि इस प्रकार से आप एलिजिबल हैं तो उन्हें भी यहाँ डिडक्शन में ले सकते हैं। और नई व्यवस्था में इसके लिए भी कोई अलाउ नहीं किया गया है। और मानक कटौती, जिसे हम स्टैंडर्ड डिडक्शन कहते हैं, यह भी एक IMP पार्ट है डिडक्शन का। आपको नई व्यवस्था और पुरानी व्यवस्था के अंदर दोनों में ही स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 रुपये का लेना ही है। आपको यहाँ पर 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। इसके बाद अन्य भत्ते जो कि कर मुक्त हो उनको भी आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही भत्ते होते हैं, इतने प्रकार की ही कटौतियाँ होती है धारा 10 और धारा 16 के अधीन। इसके बाद कई छोटी मोटी कटौतियाँ और होती है भत्तों के लिए, वे आप यदि एलिजिबल हैं उनके तो आप उन्हें भी यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन नई व्यवस्था में उसके लिए भी कोई गुंजाइश नहीं है। कुल मिलाकर ये हमने अभी सीखा इस पेज के ऊपर कि नई व्यवस्था में सिर्फ आप स्टैंडर्ड डिडक्शन को ही शामिल कर सकते हैं। वह राशि है आपकी 50,000 और बाकी पुरानी व्यवस्था में सब डिडक्शन आप यहाँ पर ले सकते हैं धारा 10 और धारा 16 के अधीन। और अब यहाँ पर आप, ये हमारा कॉलम नंबर 2 या क्रमांक 2 के अंदर आप पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था में धारा 10 और 16 के अधीन जो आपने भत्तों का डिडक्शन लिया है और स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया है, प्रोफेशनल टैक्स का लिया है, उन सब का यहाँ पर कर दीजिए टोटल करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में सबसे पहले आपको निकालनी है शेष आय। शेष आय से अर्थ है यहाँ पर कि जो आपने पिछले अभी डिडक्शन लिए थे 10 और 16 के अधीन, उनको आपको कुल टोटल इनकम में से माइनस करना है। तो कुल आय सभी सोर्सेज से, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए नई व्यवस्था और पुरानी व्यवस्था दोनों में आपको यहाँ पर आय लेना है। तो आपकी जो टोटल आय है वह आपने यहाँ लिख ली। धारा 10 के अधीन एवं 16 के अधीन और इसके बाद यदि कोई अन्य है तो वह भी आपने लिख ली। और उनका टोटल आपने 2 में किया था, 1 में आपने इनकम निकाली थी टोटल। अब आप क्या करेंगे, शेष आय निकालने के लिए आप 1 में से 2 को घटा देंगे, मतलब आय में से आप घटा देंगे कटौतियाँ। अब कटौतियाँ कौन सी है, ये 10 एंड 16 वाली भत्तों की कटौतियाँ हैं और जिसके साथ प्लस स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें शामिल है। उनको घटाने के बाद आपको यहाँ पर शेष आय प्राप्त हो जाएगी। शेष आय निकलने के बाद धारा 80C, 80CCC, 80CCD1 के अधीन कटौतियाँ, यह आप मैक्सिमम 1,50,000 की ही ले सकते हैं। पुरानी व्यवस्था यहाँ चल रही है और नई व्यवस्था यहाँ चल रही है। आप देख पा रहे हैं कि नई व्यवस्था में ये सारे कॉलम आपके क्लोज हैं, ठीक है। किन के लिए है ये, कौन सी कटौतियों के लिए, तो 80C, 80CCC, 80CCD1 के अधीन जितनी भी कटौतियाँ हैं उन सब के लिए नई व्यवस्था में कोई गुंजाइश नहीं है। आप पुरानी व्यवस्था में राज्य बीमा यदि आपने ले रखा है तो आप पुरानी व्यवस्था में उसे डिडक्शन में शामिल कर सकते हैं। जीवन बीमा प्रीमियम, LIC का कोई आपके पास पॉलिसी है तो आप पुरानी व्यवस्था में ले सकते हैं। आप NSC से संबंधित डिडक्शन ले सकते हैं, आप PPF से संबंधित डिडक्शन ले सकते हैं, आप NSC से संबंधित डिडक्शन ले सकते हैं, आप सार्वजनिक प्रोविडेंट फंड से संबंधित डिडक्शन भी यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन शर्त है कि ये सारे डिडक्शन आपके 1,50,000 की आय से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद कुछ और डिडक्शन बचते हैं, हमने यहाँ पर लिखा है कंटिन्यू, तो हम कंटिन्यू करते हैं।
इसी पेज को समूह बीमा योजना, यह यदि आपके पास GIS है तो उस डिडक्शन को यहाँ पर लिख सकते हैं। होम लोन राशि के ब्याज वाला विषय है तो आप यहाँ पर ले लीजिए। सुकन्या समृद्धि योजना में यह बिल्कुल IMP डिडक्शन है। जनरली इसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं, तो आप इसे ध्यान रखिए। यदि आपके पास सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत डिडक्शन है तो आप उसे यहाँ पर जरूर शामिल कीजिए। 2 बच्चों की शिक्षा के लिए शुल्क, जिसे आप कहते हैं ट्यूशन फीस, उसको भी आप डिडक्शन में शामिल कर सकते हैं। और इसके बाद धारा 80 CCC के तहत कटौती पेंशन निधि के संबंध में भुगतान को आप यहाँ पर डिडक्शन में ले सकते हैं। सरकारी पेंशन योजना में स्वनियुक्त अंशदान धारा 80 CCD1 को आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। अब प्रश्न है कि ये दोनों पेंशन से संबंधित है तो ये कैसे हैं, कैसी धाराएं हैं, आप इसमें किनको सम्मिलित करेंगे? तो धारा 80 CCC का अर्थ है कि यदि आपने किसी निजी सेक्टर में पेंशन प्लान लिया है, निजी सेक्टर से पेंशन प्लान लिया है, तब आपने ये मान के चलिए कि अपने हिसाब से ही किसी बैंक से, LIC से या किसी अदर संस्था से जो कि RBI के तहत है, उनसे आपने प्लान ले लिया है पेंशन का। उस पेंशन प्लान के अधीन यदि आप किस्तें भरते हैं तो उसे आप डिडक्शन में दर्शा सकते हैं। उसके बाद धारा 80 CCD1 क्या है? 80 CCD1 सरकारी पेंशन योजना में स्वनियुक्त, यदि आपने किसी सरकारी पेंशन योजना से पेंशन प्लान लिया है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन चलती है, उनसे लिया है, तब आप उस राशि को यहाँ पर 80 CCD1 के तहत डिडक्शन में दर्शा सकते हैं। लेकिन नई व्यवस्था में इन सब के लिए कोई जगह नहीं है, इसे अलाउ नहीं किया गया है। अब नेक्स्ट में बहुत ही IMP, यह आपका 4 का टोटल हो जाएगा। 4 के टोटल में आप ध्यान रखिए 80 CCC, 80 CCD1, इन 3 धाराओं से या इनसे करीब करीब के इनके परिवार से, इनकी उपधाराओं से संबंधित कटौतियों को आप यहाँ पर टोटल कर लीजिए। और एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि इसमें आपको डिडक्शन की राशि 1,50,000 से अधिक नहीं लेना है। बाद और महत्वपूर्ण कटौतियाँ आती है जो इसके बाद में है, ठीक है, 1,50,000 से प्लस में है। 1,50,000 से प्लस में है, कौन कौन सी है? धारा 80 CCD2 और 80 CCD1B के अधीन कटौतियां। बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, बड़ा ही ध्यान से समझिए। 80 CCD1B योजना NPS में, यहाँ तक कि अटल पेंशन योजना में भी निवेश करें। इस प्रकार व्यक्ति कर कटौती में कुल 2 लाख का दावा कर सकते हैं, यानी धारा 80 CCD1 के तहत 1.5 लाख और धारा 80 CCD1B के तहत 50,000। कुल मिलाकर आपको इस धारा के अंतर्गत प्लस 50,000 का कटौता और मिल सकता है। अब यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आप एक NPS पहले से निवेश कर रहे हैं। NPS के अंदर मान लीजिए आप एक जगह NPS में निवेश कर रहे हैं और आपने एक जगह और पेंशन प्लान ले लिया है, 2 जगह आप पेंशन प्लान चला रहे हैं, तो दूसरे पेंशन प्लान पर आपको 50,000 का एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल सकता है, जो कि धारा 80 CCD1B के तहत होगा। तो यह भी एक IMP पार्ट है। इसके बाद 80 CCD2, ये मोस्ट IMP धारा है, इसके बारे में आपको बेहतर तरीके से समझना होगा। 80 CCD2 यह धारा NPS के लिए योगदान से संबंधित है। एक कर्मचारी इस धारा के तहत कटौती का दावा कर सकता है यदि उसका नियोक्ता, शब्द आप ध्यान दीजिए, नियोक्ता कर्मचारी के NPS खाते में भुगतान करता है। आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपका पैसा NPS के अंदर जा रहा है 10% कट के, और यह 10% की राशि आपके नियोक्ता के द्वारा काटी जा रही है। नियोक्ता के द्वारा आपकी यह राशि कट के NPS अकाउंट में जमा हो रही है। उस स्थिति में आप 80 CCD2 के तहत क्लेम कर सकते हैं उस डिडक्शन का, और इस डिडक्शन का क्लेम आप पुरानी व्यवस्था में भी कर सकते हैं और नई व्यवस्था के अंदर भी
कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ यह डिडक्शन एनपीएस धारी कर्मचारियों के लिए ही बन रहा है। इसके अलावा अदर प्रकार से जो कर्मचारी है उनके लिए यह नई व्यवस्था में नहीं है। तो एनपीएस धारियों के लिए यहाँ पर टोटल डिडक्शन जितना भी आपका 10% कट के नियोक्ता के द्वारा आपके एनपीएस अकाउंट में जमा हो रहा है। अब आप कर लीजिए योग कटौतियाँ। योग कटौतियाँ में हम सिर्फ 5 की ही बात कर रहे हैं। क्रमांक 5 का आप टोटल यहाँ पर कर सकते हैं। 2 ही प्रकार के यहाँ पर है डिडक्शन, 80 CCD 2 और 80 CCD 1B के अधीन डिडक्शन का टोटल यहाँ पर कर। इसके बाद 80D जो कि सबसे महत्वपूर्ण आपकी धारा है। इस धारा के अंतर्गत आप कटौतियों का एक्स्ट्रा लाभ ले सकते हैं। जनरली आप सभी या काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में एक बात होती है कि हम मात्र 1,50,000 तक के डिडक्शन का फ़ायदा ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, यह गलत धारणा है। 80D के साथ में भी आप जा सकते हैं और यह बहुत ही बढ़िया कटौती है। 80D चिकित्सा बीमा प्रीमियम। यदि आपने कोई चिकित्सा बीमा प्रीमियम ले रखा है तब आप स्वयं या पत्नी बच्चों के लिए 25,000 तक की आपकी जो प्रीमियम है पॉलिसी की, आप 25,000 का यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं मैक्सिमम। और यदि आपके साथ आपके माता पिता हैं उनके लिए भी यदि आपने 80D के तहत कोई चिकित्सा बीमा प्रीमियम लिया है, कोई आप चिकित्सा बीमा भर रहे हैं किस्तों के माध्यम से, उस स्थिति में आपको यहाँ पर उनके लिए प्लस 25,000 का और डिडक्शन मिल जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर हो गया 50,000 का डिडक्शन। और यदि आपके माता पिता की एज 60 वर्ष से ऊपर हो तो यह डिडक्शन की राशि 50,000 तक क्लेम में जा सकती है। तो 50,000 ये और 25,000 ये, कुल मिलाकर आप इसको 75,000 तक क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 कंडीशन है कि एक कंडीशन यह है कि आपके माता पिता और आप दोनों की उम्र 60 वर्ष से कम हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि आप तो 60 वर्ष से अंदर हैं और आपके माता पिता 60 वर्ष से ऊपर के हैं, तब आप 50,000 का क्लेम कर सकते हो। तो तब दोनों का टोटल 75,000 रुपये हो जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 80D कटौतियों के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब विषय आता है 80DD दिव्यांग आश्रितों के लिए। यह राशि अधिकतम 75,000 40% दिव्यांग के लिए और 1,25,000 रुपये 80% या ऊपर के दिव्यांग पर्सन की देखभाल के लिए। मतलब आप हैं, आपसे आश्रित कोई व्यक्ति दिव्यांग आपके साथ रह रहे हैं, आप उनके पालन पोषण करता है, उस स्थिति में आप सीधे 75,000 का क्लेम कर सकते हैं। कब? जबकि वह दिव्यांग व्यक्ति, वह दिव्यांग आश्रित जो कि आपके साथ रह रहा है 40% डिसेबल है। तो और इससे ऊपर यदि डिसेबल है 80% से ऊपर, तब आप 1,25,000 का क्लेम कर सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण डिडक्शन है और इसका बेनिफिट आपको लेना भी चाहिए। इसके लिए सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे उनका सर्टिफिकेट यूज़ कर लेना है और इस सर्टिफिकेट को यूज़ करके ही आप ये सर्टिफिकेट लगा दीजिए। बस इतने में ही काम आपका हो जाएगा और यह डिडक्शन आपको मिल जाएगा। कहीं कोई खर्च दिखाने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। इसके बाद 80DD विशेष बीमारियों के उपचार हेतु अधिकतम 40,000 रुपये। इसके अंदर या इस धारा के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार की बीमारियां होती हैं। विशेष बीमारियों के इलाज के लिए आप अधिकतम 40,000 रुपये का डिडक्शन ले सकते हैं और यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप 1 लाख तक का यहाँ पर डिडक्शन ले सकते हैं। और यह विशेष बीमारियों की लिस्ट इस धारा के अंतर्गत होती है। इसका वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन सारे सेक्शंस को मैंने बहुत ही डिटेल में कंप्लीट वहाँ पर समझाया है। ठीक है, अभी हमारा विषय है आयकर गणना पत्रक किस प्रकार से भरा जाए। तो आप यहाँ पर इन दोनों डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं। इसके बाद विषय आता है 1080E का। स्वयं या संबंधी की उच्च शिक्षा के लिए लिए गए लोन के ब्याज का दावा आप कर सकते हैं। तो यदि आपने हायर एजुकेशन लोन लिया है और हायर एजुकेशन लोन लेने के बाद आपने लोन के ब्याज पर जो राशि खर्च की है उसका दावा या उस राशि को आप 80E के तहत कटौती में शामिल
कर सकते हैं, तो उसे भी आप यहाँ ले सकते हैं। लेकिन नई व्यवस्था में ये सब कटौतियाँ आपको नहीं मिल पाएगी। तो इसका टोटल आप यहाँ पर कर लीजिए और इसे कर देते हैं हम आगे कंटिन्यू। अब 80D के तहत कुछ और या 80D के साथ में या उनसे अलग उनके साथ प्लस और भी कटौतियाँ हैं, जैसे कि 80TTA। 80TTA होती है गैर वरिष्ठ नागरिकों द्वारा बचत बैंक खातों पर प्राप्त ब्याज की कटौती। यदि आप गैर वरिष्ठ से अर्थ है कि 60 साल से कम उम्र के हैं, उस स्थिति में आपको हम कहेंगे गैर वरिष्ठ नागरिक, और आपके अकाउंट पर जो बैंक में पैसा जमा है उसके कारण से कहीं आपको 10,000 से ऊपर या 10,000 तक का ब्याज प्राप्त होता है, तो वहाँ पर आप आय के अंदर ब्याज को दिखा देंगे। तो अब आप 80TTA के अंदर इस ब्याज की राशि को कटौते में दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हिसाब बराबर हो जाएगा। कुल मिलाकर आप 10,000 रुपये की यहाँ पर ब्याज की रकम को 80TTA के अंदर डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद विषय आता है 80TTB में आप इसी प्रकार से ये जो ऊपर वाली थी वरिष्ठ नागरिकों के लिए है ये, और यहाँ पर ब्याज की कटौती में आप 50,000 तक का क्लेम कर सकते हैं। तो यदि आपके अकाउंट पर आपको 50,000 या उससे अधिक की राशि का ब्याज प्राप्त हुआ है या कम भी राशि का ब्याज प्राप्त हुआ है, तो जो भी राशि आपको ब्याज के रूप में आय में ऐड हुई है वह राशि आप यहाँ पर माइनस कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम इसको 50,000 तक ही ले सकते हैं। तो यह भी एक IMP कटौती है, IMP डिडक्शन है। इसके बाद 80U, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिव्यांगता वाले निवासी व्यक्तिगत करदाता, यहाँ पर आप ध्यान देना, व्यक्तिगत करदाता के लिए कटौतियाँ हैं ये। स्थिर 75,000 की कटौती दिव्यांग व्यक्ति के लिए चाहे खर्च हुए हो या नहीं। यदि आप आयकरदाता हैं और आप स्वयं दिव्यांग है, उस स्थिति में आप 75,000 की कटौती सीधे यहाँ पर अपने सर्टिफिकेट को लगाकर दर्शा सकते हैं। और 1,25,000 की कटौती यदि आप 80% से ऊपर हैं तो दर्शा सकते हैं, और 75,000 की आप 40 से लेकर 80 तक में दिव्यांग हैं तो दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण एक डिडक्शन पता चल गया होगा कि यदि इस प्रकार से बहुत सारे साथी हमारे होते हैं जो कि दिव्यांग होते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि हम इस डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं, तो आपसे निवेदन है कि आपके आसपास कोई भी इस प्रकार से लाभार्थी हो तो उन्हें ज़रूर इस डिडक्शन के बारे में अवगत करवाएं। और नई व्यवस्था में आप इस प्रकार का कोई डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। अब आप यहाँ पर कॉलम 6 का टोटल कर दीजिए। अब हमें निकालनी है टैक्सेबल इनकम या कर योग्य आय। तो कर योग्य आय निकालने के लिए आपने निकाली थी सबसे पहले शेष आय। शेष आय हमने कैसे निकाली थी? आपकी जो टोटल आय थी उस आय में से आपने प्रोफेशनल टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इसके साथ में आपके धारा 10, धारा 16 के अधीन भत्ते जो थे उन सभी को माइनस कर दिया, तब आपकी आई थी शेष आय। अब आपने क्रमांक 4 के अंदर 80C, CCC, CCD 1 के अधीन जो मैक्सिमम 1,50,000 की कटौतियाँ थी उन सभी को टोटल किया और आपने क्रमांक 4 पर लिख लिया। क्रमांक 5 के टोटल में आपने 80 CCD 2 जो कि NPS कर्मचारियों से संबंधित है। कोई भी NPS कर्मचारी अपनी सैलरी का 10% नियोक्ता के द्वारा कटवा कर उसके NPS खातों में जमा करवाता है, वह राशि आपको यहाँ पर 80 CCD 2 के अंदर मिलती है। और 80 CCD 1B के अधीन जो कटौतियाँ हैं उन सभी का योग आप यहाँ पर लिखते हैं। तो यह आपकी नई व्यवस्था और पुरानी व्यवस्था दोनों में लागू होता है। तो यह हो गई। अब 6 नंबर क्रमांक पर 80D सहित अन्य कटौतियों का योग। तो कुल मिलाकर अब आपको निकालनी है अपनी टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम को हम दे रहे हैं क्रमांक नंबर 7 पर। तो कर योग्य आय या टैक्सेबल इनकम को निकालने के लिए आप 3 आपकी शेष आय जो कि आय में से प्रोफेशनल टैक्स,
स्टैंडर्ड डिडक्शन, धारा 10 और 16 के अधीन भत्तों की कटौतियाँ, उनको घटाकर आय में से जो निकला वो शेष आय, उसमें से आपको 4, 5 और 6 इन तीनों को घटाना है। जो भी घटाने के बाद आपको प्राप्त होगा वह आपकी टैक्सेबल इनकम होगी। ठीक है, उसको आप नई व्यवस्था और पुरानी व्यवस्था में यहाँ पर लिख लीजिए। अब आपको निकालना है कर योग्य शुद्ध आय। ठीक है, जिसके ऊपर आपको टैक्स देना है, तो आपको उसको 10 के गुणांकों में संपूर्ण करना है। यदि आपके पास 16 है तो उसे 20 लिख दो, यदि आपके पास 13 है तो उसे 10 लिख दो। इस प्रकार से आप उसे पूर्ण गुणज के रूप में 10 के लिख लीजिए। अब आपको करना है पुरानी व्यवस्था के हिसाब से आयकर गणना। पुरानी व्यवस्था को यदि हम लें तो उसमें आपको 3 वेरिएशन कैसे, आपकी एज के अनुसार कि 60 साल से कम, 60 साल से 80, 60 साल से ऊपर। तो हम एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं यहाँ पर। 60 साल से कम लगभग टैक्स पेयर होते हैं। इसके बाद उनकी बन जाती है पेंशन। यदि पेंशन बन गई है तो फिर उनकी इनकम आधी हो जाती है। उस स्थिति में ये मान के चलिए कि यहाँ तक कि इनकम हो ही नहीं पाती है उनको कि वे टैक्स दे पाएँ, तो उनको हम यहाँ पर अवॉइड करते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं व्यक्तिगत करदाता जो कि 60 साल से कम उम्र के हैं। उनके लिए 2.5 लाख तक टैक्स यहाँ पर नील होता है। हम बात कर रहे हैं पुरानी व्यवस्था की। तो 2.5 लाख से 5 लाख पर आपको 5%, 2.5 लाख से 10 लाख पर आपको 20%, 10 लाख से ऊपर की टैक्सेबल इनकम के लिए 30% आपको टैक्स पे करना होता है। आप जो भी इनकम अभी निकाल कर आए हैं यहाँ पर कर योग्य आय, उस कर योग्य आय को आप इस स्लैब में फिट कीजिए। यदि मान लीजिए कि आप 6 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, आपकी टैक्सेबल इनकम 6 लाख आई है, उस स्थिति में 2.5 लाख तक आपको नील यहाँ पर 0 आ जाएगा। 2.5 लाख से 5 लाख पर 5%, तो यहाँ पर आपका बन जाता है 12,500 रुपये। 12,500 रुपये आपको लिखना है। और हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 6 लाख का। मान लो आपकी टैक्सेबल इनकम यहाँ पर 6 लाख है। टैक्सेबल इनकम 6 लाख है, तो यहाँ पर 1 लाख का 20%, 1 लाख का 20% मतलब आपका यहाँ पर हो जाएगा 20,000 रुपये। तो इस हिसाब से जो भी आपके टेबल अनुसार बनता है उसका टोटल आप यहाँ पर कर सकते हैं। बात आती है रिबेट की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। रिबेट क्या है? धारा 87A के अधीन 2.5 लाख से 5 लाख तक की कर योग्य आय, यहाँ पर आपको ध्यान देना है टैक्सेबल इनकम पर आयकर की छूट अधिकतम 12,500 रुपये तक मिल सकती है। किस स्थिति में? जब आपकी आय 5 लाख तक हो कर योग्य आय। आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वह 5 लाख तक है। यदि आप 5 लाख से ऊपर लेकर जाते हैं टैक्सेबल इनकम को, उस स्थिति में आप 12,500 की छूट नहीं ले सकते हैं। दूसरे शब्दों में यदि कहें कि यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक है तो आप 12,500 की रिबेट लेकर अपने इनकम टैक्स को नील कर सकते हैं। और यदि आपको 5 लाख से ऊपर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो इस रिबेट वाले कॉलम को भूल जाइए और सीधे सीधे टैक्स का कैलकुलेशन कर दीजिए। 2 स्थितियां हैं। 2 स्थितियां क्या हो सकती है? एक स्थिति होती है कि आपकी जो इनकम है वो 5 लाख या उसके नीचे है, और एक स्थिति है कि आपकी इनकम 5 लाख से अधिक है टैक्सेबल इनकम। तो कर योग्य आय की बात कर रहा हूँ। तो आप 5 लाख से ऊपर है तो इसको भूल जाइए, और 5 लाख से अंदर है तो जो भी टैक्स है उसको 12,500 में से घटा दीजिए। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर माइनस तो नहीं होगा लेकिन नील लिखना होगा। आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 0 हो जाएगा। तो शेष आयकर 9 माइनस 10 को आप यहाँ पर लिख दीजिए। और शिक्षा उपकर 2% और स्वास्थ्य उपकर 2%, कुल मिलाकर 4%। जो भी आपने शेष आयकर यहाँ पर लिखा है, मान लीजिए आपने लिखा है 1,000 रुपये, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 40 और उसका टोटल करके 1,040 रुपये आपका यहाँ पर शुद्ध आयकर बन जाएगा। तो यह बात हुई हमारी पुरानी व्यवस्था से आयकर गणना पत्रक भरने की, टैक्स निकालने की। नई व्यवस्था के अंतर्गत आप
इनकम टैक्स का कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर अब आपको 60 साल से ऊपर के हो, 60 साल से नीचे के हो, 80 साल के हो, 100 साल के हो, 150 साल के हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आपको एक जैसे ही स्लैब का सामना करना होगा। आपको 3 लाख तक यहाँ पर कोई टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से 6 लाख के बीच आपकी इनकम, टैक्सेबल इनकम यदि है तो आपको 5%। आपकी टैक्सेबल इनकम, हम बात कर रहे हैं टैक्सेबल इनकम की। टैक्सेबल इनकम यदि 6 लाख से 9 लाख की है तो 10%, उसका 9 लाख से 12 लाख के बीच में आपको 15%, और 12 लाख से 15 लाख के बीच आपको 20% देना होगा, और 15 लाख से ऊपर यदि आपकी टैक्सेबल इनकम है तो उस स्थिति में आपको 30% टैक्स देना होगा। तो इस प्रकार आप अपना टैक्स का कैलकुलेशन यहाँ पर कर लीजिए। हमने वहाँ पर एग्जाम्पल लिया था पिछली पुरानी व्यवस्था में 6 लाख का, ठीक है, हम यहाँ पर 6 लाख लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका यहाँ पर 0 0 नील, 3 से 6 मतलब 3 लाख का 5%, यह हो गया आपका 15,000 रुपये। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 15,000 रुपये, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर बात आती है रिबेट की। आप योग आयकर निकाल कर ले आए, अभी जो एग्जाम्पल लिया था हमने वह लिया था, तो यहाँ पर 15,000 रुपये हो गया। अब 15,000 का हम यहाँ पर लेते हैं रिबेट। तो छूट धारा 80A के तहत 3 लाख से 7 लाख तक की कर योग्य इनकम, अब आप यहाँ पर फिर ध्यान दीजिए टैक्सेबल इनकम पर आपको 25,000 की रिबेट मिल जाएगी। कुल मिलाकर यह राशि पुरानी व्यवस्था में 12,500 है, और नई व्यवस्था के अंदर यदि आप जाते हैं आयकर गणना पत्रक भरते हैं तो 25,000 रुपये आपको यहाँ पर रिबेट के रूप में मिलेंगे, ठीक है। पहली बात तो यह हो गई। कुल मिलाकर आपका यदि टैक्स 25,000 या 1 रुपये उससे कम भी बनता है तो आप सीधे सीधे यहाँ पर 25,000 रिबेट लगाकर उसको जीरो कर देंगे। तो कुल मिलाकर कहने का सीधा अर्थ है कि 2 तरह के विषय हो गए कि आपकी आय जो है, और कैसी आय, टैक्सेबल इनकम यदि 7 लाख तक है तो आप यहाँ पर टैक्स फ्री हैं, पहली चीज़ कि आपको कोई टैक्स नहीं देना है। दूसरा विषय यह आता है कि यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख से अधिक है, अब क्या होगा, यदि 7 लाख से कम है या फिक्स 7 लाख है तो 25,000 रुपये 25,000 की रिबेट लगा के आपने कर दिया उसे जीरो। सेकंड कंडीशन ये है कि आपकी जो इनकम है 7 लाख से ऊपर है, उस स्थिति में आपको यहाँ पर रिबेट में कुछ स्पेशल कंडीशन का प्रावधान भी किया गया है। यदि आपकी जो टैक्स बन रही है और 7 लाख के प्लस में जो राशि है आपकी टैक्सेबल इनकम की, फिर से अगेन मैं रिपीट करता हूँ, 7 लाख से प्लस में टैक्सेबल इनकम की जो राशि है वह राशि 7 लाख से ऊपर वाली राशि, या फिर आपका जो टैक्स बन रहा है कैलकुलेशन के बाद यह वाला, उन दोनों में से जो कम होगा वही टैक्स के रूप में माना जाएगा। तो वह राशि आपको यहाँ पर लिखना है, और उस राशि के ऊपर आपको शिक्षा उपकर और स्वास्थ्य उपकर कुल मिलाकर 4% ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद आप उसका टोटल यहाँ पर कर दीजिए तो यह आपका आ जाएगा शुद्ध आयकर। तो इस प्रकार से आज हमने आयकर गणना पत्रक किस प्रकार से भरा जाता है यह सीख लिया है। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद में आपके इनकम टैक्स की पे स्लिप कैसे डाउनलोड की जाए, IFMS पोर्टल से किस प्रकार से आप अपनी पे स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं, वार्षिक पे स्लिप निकाल सकते हैं, और आपका ट्रेजरी कोड कैसे जान सकते हैं, धारा 80C से लेकर 80U तक की समस्त डिडक्शन का विस्तार से वर्णन, एक एक डिडक्शन को मैंने बहुत बेहतर तरीके से समझाया। वे सभी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के रूप में मिल जाएंगे, तो आप वहां से लिंक को टच करके और वीडियो को देख सकते हैं। और यदि यह वीडियो आपको बहुत बेहतर लगते हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सभी को यह बताइए कि किस प्रकार के चेंजेस इस वर्ष के लिए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।